करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारा एमपी टेट आने वाला है, सी टेट, जो भी टेट आएंगे उन सभी के लिए जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है यानी सामाजिक विज्ञान, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारा बेसिक क्लियर होगा, जिससे हम आगे चलकर कोई भी पेपर या एग्ज़ाम लगाएंगे तो उसमें आसानी होगी हमें। तो पहले हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, जैसे सोशल साइंस के रिलेटेड वर्ग 2 हुआ, सी टेट, जिस सब प्रकार की। तो पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद वन लाइनर के क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगवाए जाएंगे। तो सभी प्रकार की पढ़ाई इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और सभी को शेयर कर दीजिए और डेली क्लासेस लीजिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो समझ नहीं आ पाएगा। और पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए जो नए आए हैं, क्योंकि पिछली देखोगे तो आपको उससे रिलेटेड समझ पाओगे, क्योंकि प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर देख सकते हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्या आज पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में, ठीक है। और कल हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, देखो, अलवार के बारे में, नैनार के बारे में, नैनार किससे संबंधित थे, अलवार किससे संबंधित थे, और माणिक्यवाड़ सागर किससे संबंधित थे। तो माणिक्यवाड़ सागर एक प्रसिद्ध कवि थे जो नैनार से संबंधित थे, जो कि शैव धर्मों से संबंधित थे, एवं जो अलवार थे वो विष्णु धर्मों से संबंधित थे। बहुत कुछ पढ़ा था हमने, तो अच्छे से हम समझ के पढ़ते हैं, जिससे हमारा बेसिक क्लियर होगा। आगे चल के हम जो भी पेपर देंगे तो उसमें हमारा पहले से क्लियर रहेगी। जब पढ़ाई तो हम पेपर लगाने बैठेंगे ना, आराम से लगाएंगे पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर भी सारे लगवाए जाएंगे। तो आप सभी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा कोई भी एग्जाम, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में। तो पहले तो यही दिया गया है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल होती थी, भाषा होती थी, यानी भाषा से परिभाषित करना हर चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को परिभाषित करना, या अपनी भाषा या दूसरे क्षेत्र की भाषा, कोई भी भाषाओं को, संस्कृतियों को समझना, तो उन्हें अपनी भाषा के द्वारा परिभाषित कर पाएंगे कोई भी चीज़ को, है ना। तो ये इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वही है कि कैसे रीति रिवाज थे पहले और क्या करते थे, आदान प्रदान विचारों का कैसे करते थे, भाषाओं को एक दूसरे में कैसे वितरणित करते थे, यानी एक दूसरे में ट्रांसफर करते थे, एवं हर चीज़ वही दिया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। चलो आगे बढ़ के आगे देखते हैं। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे चेर एवं मलयालम भाषा के बारे में बता रहे हैं। तो भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते थे, ठीक है। महोदयपुरम का चेर राज्य, महोदयपुरम का जो चेर राज्य है ना हमारा, वो प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में होगा, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। जैसे महोदयपुरम एक चेर राज्य का महाद्वीप, प्रायद्वीप यानी वो होते हैं जहाँ नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप के दक्षिण ये हो गया हमारा, और पश्चिम ये हो गया। तो इस क्षेत्र में, ठीक है, प्रायद्वीप की नदियाँ इस क्षेत्र में, तो इसके बीच में तो केरल ही पड़ता है यहाँ पर। तो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, तो जो आज का इधर केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। चेर के बारे में पढ़ा है, जो कि हम संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। संभवतः इस इलाके में मलयालम भाषा पहले बोली जाती होगी। और तो शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। शास्त्रों ने जो मलयालम भाषा है यहाँ की और उस लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में भी किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है ना। केरल क्षेत्र में जो चेर राज्य है उधर की बात चल रही है ना। मलयालम भाषा बोली जाती है। और जो मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, जो मलयालम भाषा में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख कौन सा, ये रहा, ये है। उसका एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से मलयालम भाषा में लिखा गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही साथ। तो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। जैसे
मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ होंगी तो जो वो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती होंगी। और दोस्तों कुछ कुछ बीच में इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, उसको नहीं ध्यान में देंगे, क्योंकि पाठ छोटे से नहीं होते, अध्याय थोड़े बड़े बड़े दिए जाते, कोई छोटे भी होते कोई बड़े भी होते। तो हमें सारा सारा डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है। जो मेन मेन है उसमें जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आते पूछे जाते हैं, तो वो तो ज़रूर पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से अभी क्लासेस 2 में बढ़ जाता कोई कोई पार्ट, तो अध्याय जैसे भी पिछली क्लास में पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा था, बहुत सब कुछ के बारे में, ये भी 2 में पढ़ेगा, इसलिए 2 क्लास लगाई जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर डाटा। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए बांट के पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, है ना। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक क्रियाएं जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की वाणी रीढ़ी है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की रची है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है क्या, कि जो मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था उसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसी के साथ। शासक और धार्मिक परंपराओं के बारे में देखना है। अभिभाषा के बारे में देख लिया, अब देखना हमें शासक और धार्मिक परंपराओं के बारे में। तो जगन्नाथी संप्रदाय, तो जगन्नाथी संप्रदाय में मेन इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जगन्नाथ, पहली बात जगन्नाथ जो मंदिर है जगन्नाथ जी वो है पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ में जो शाब्दिक अर्थ है उसमें दुनिया का मालिक है, जगन्नाथ को दुनिया का मालिक के उससे प्रतिपाय किया जाता है, जो विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसका मेन इम्पोर्टेंट यही है। और इधर दिया गया बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा। तो देखते हैं, ये है लघु मूर्तियाँ, देखो हमारी छोटी छोटी मूर्तियाँ इस प्रकार से दी गई हैं यहाँ पर, जो कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। किसने कर दिया, हमारे अनंग भीम तृतीय ने, है ना। तो इसके ये हमारे भगवान जो पुरी में विराजमान है अभी फिलहाल में, है ना। फिर आगे बढ़ते आगे देखते पुरी के बारे में और पढ़ते हैं। ये पुरी का ऊपर से मंदिर दिखाया गया है जो कि जगन्नाथ मंदिर बोला जाता है इसको, पुरी में यानी उड़ीसा की पुरी में। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ज्यों-ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। वो इसलिए इस मंदिर को जीतना चाहते थे कि वो जीत जाएंगे तो जो स्थानीय यहाँ की जो रहती है जो जनता, वो उनके स्वीकार हो जाएगी, उनके शासन को मानने लगेगी, है ना। जो भी जो मुगल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है उनका मानने लगेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको जीतना चाहा, हर एक शासक ने जीतना चाहा। फिर राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं क्या थी, राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो राजपूत सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। उस क्षेत्र को क्या कहते थे, राजपूताना।
इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। मैंने बताया ना, वहाँ सबसे ज़्यादा राजपूत रहा करते थे, इसलिए राजपूताना कहते थे। तो लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत में भी मतलब सब जगह भी रहते हैं, ठीक है, राजपूत। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। मतलब राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, ये भी माना जाता है। और ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी और लगभग आठवीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। और जैसे कि पृथ्वीराज, एक ऐसा पृथ्वीराज के बारे में अध्याय 2 में हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों ने अक्सर मृत्यु का वरण तो किया, लेकिन उन्होंने किसी भी जंग से या किसी से पीठ नहीं दिखाई, ये उनका मानना था राजपूत शूरवीरों ने। फिर आगे देखते हैं, तो ये बीकानेर के राजकुमार राजसिंह की, जैसे वही राजस्थान के बीकानेर के राजकुमार राजसिंह की तस्वीर है जी, है ना। फिर आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ते जाते हैं। ये कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं, वो उन्हीं के बारे में वही दिया गया, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों में और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य और क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण भी होता था। पहले जो भी उनके रूप दिखाए जाते थे उनका चित्रण भी कर दिया जाता था। एवं क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण, कभी कभी स्त्रियां झगड़े के कारण रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुकरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों के आगे की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। जो राजस्थान में जो पत्नियां थी उनकी, तो वो अपने पति के साथ जिंदा भी अर्थी पे बैठ जाती थी और मरने के लिए तैयार हो जाती थी। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। जैसे कि इसमें दिया गया है, क्या बताया गया है, एक तो बताया गया है राजस्थान, एक क्या बताया गया है, राजस्थान जो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर ये शासन चले हैं और राजकुमार भी रहे हैं, है ना। और फिर दूसरा पढ़ा था हमने किसके बारे में, तो वो पढ़ा था हमने किसके, उड़ीसा यानी पुरी। पहले तो इसी के बारे में पढ़ा था, फिर राजस्थान के, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ा था जहाँ जगन्नाथ मंदिर है। पुरी ये रही, पुरी में हमारे जगन्नाथ है। और पढ़ा था हमने किसके बारे में, तो केरल के बारे में पढ़ा था, है ना, जो कि प्रायद्वीपीय पर स्थित है। केरल के बारे में पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार से मैपिंग में भी बता दिया जाता है कि किन किन के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय संगीतों से परे कथक नृत्य की कहानी। जो क्षेत्रीय संगीतों से परे है वो कथक नृत्य की कहानी के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है कथक शब्द तथा कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। पहले तो हमारा जो कथक शब्द है वो किस शब्द से निकला है, तो ये कथा शब्द से निकला है, कथक शब्द, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव से, संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे और 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन का प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा।
राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला भी कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के रूप मूल भाव भी जुड़े होते थे। एवं मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। किसके? मुगल बादशाहों और अभिजातों के शासनकाल में भी कथक नृत्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। वो नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में भी दिखाई गई है। इस प्रकार से नृत्य की चीज़ें खजुराहो में भी दिखाई गई हैं, मतलब खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर में भी चित्रित की गई हैं। फिर है आगे 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया है। इसकी प्रस्तुति में क्लस्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। और मतलब इनकी जो भी दूत संचालन, उत्तम वेशभूषा थी, जो कथक नृत्यों की और कहानियों की प्रस्तुतिकरण जो भी थी, अभिनय पर, मतलब इसका अभिनय मतलब इस नृत्य पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा उस टाइम पे। फिर आगे बढ़ते शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार से होता है। एक झलक देखो, शास्त्रीय नृत्य एक झलक देखो, ये हमारा कथक नृत्य भी, कथक नृत्यांगनाएं एक दरबार का चित्र बताया गया है। और फिर हम और इसके बारे में और नृत्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। कौन है? भरतनाट्यम, यानी तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम नृत्य। कथकली है केरल का, कथकली कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी है उड़ीसा का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी है मणिपुर का। इस प्रकार से नृत्य दिए गए कौन कहाँ का है। इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, यानी जो कि हम अधिक जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं कथकली का। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमें इनमें से जैसे कि भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, जो कि अभी प्रचलित चलते हैं, हर जगह करवाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लघु चित्र, यानी जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम बंग भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और इनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। इन सभी में जैसे कि ये रहा, इस प्रकार से इनमें देखो सभी चित्रित थे, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, किस प्रकार से वेशभूषा थी, क्या थी, सब चित्रित करके रंगों कलरों से बताया जाता था। देख सकते हो आप, ऊपर से नीचे तक देखो। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कहाँ तक पढ़ा हमने, चित्रित करते थे। फिर पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के साथ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए एवं परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया, है ना। इसी के साथ फिर है मेवाड़ और जोधपुर। इनके साथ साथ मेवाड़ और जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबरी जारी रहा।
ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल। फिर देश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, जो कि हिमालय की तलहटी का इलाका हमारा आगे पढ़ते हैं हम, और इस प्रकार भी चित्रित किए जाते थे, आप देख सकते हो। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। जहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी कौन सी? भानुदत्त की रसमंजरी, जो कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर चुके थे। यही होगा, आगे देते हैं, पलायन कर गई। यानी देखो इस प्रकार से भी चित्र दिया है, कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ, कृष्ण राधा और सखियाँ और पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। तो देखो ये रहे, ये कृष्णा है, राधा है, सखियाँ हैं, इस प्रकार से पहाड़ी लघु चित्र हैं, छोटे छोटे से चित्र। फिर आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई, जो ऊपर अभी दिखाई है कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता रही। ये सभी कांगड़ा शैली की विशेषताएं रही। और फिर है आगे, तो आगे है हमारा क्या? स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। इसमें ये जताया जा रहा है कि जैसे जो और लोग रहते थे, राजा महाराजा, अच्छी बात है, जो समाज के लोग कहलाते हैं, वो इन सब चित्रकलाओं से अपना भरण पोषण करते थे और हर प्रकार की चित्रकलाएं सीखते रहते थे। तो उन चित्रकलाओं के बारे में विवरण दिया गया है कि इस प्रकार की चित्रकलाएं बनाया करते थे वो सभी। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बंगाल और नज़दीक से एक नज़र, बंगाल पर नज़दीक से एक नज़र और एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, सभी के बारे में अभी तो और पढ़ना बाकी है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास है ये, पर हम उसके लिए नहीं बैठे रहेंगे। आधा हमने आज अच्छे से समझ लिया। एक ही क्लास को 4-4 बार भी आप समझोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जब समझ जाएंगे ना अच्छी तरह से, एक बार भर गया ना दिमाग में, दोबारा भरने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। एक बार अच्छे से भर लिया तो हमें दोबारा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो डायरेक्ट हम एग्जाम के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे सीधा। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास अगले टाइम पर आ जाएगी। तो जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।